नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या हो अगर शादी के बाद पत्नी पति के परिवार वालों के साथ रहने से इनकार कर दे। पत्नी चाहती है कि पति अपने माता पिता को या बाकी इन लॉज को छोड़ दे और पति पत्नी सेपरेट हो जाएं, यानी कि पत्नी अपने पति को उसके परिवार वालों से अलग करना चाहे और ये शर्त रख के अगर पति इस बात को नहीं मानता है तो पत्नी उसे तरह तरह से तंग करती है, ब्लैकमेल करती है, मेंटली परेशान करने लग जाती है। क्या हो अगर पत्नी पति की संपत्ति के ऊपर नज़र गड़ा ले। पति के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है या इन लॉज के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और पत्नी चाहती है कि पति उस प्रॉपर्टी को पत्नी के नाम करवा दे, तो क्या पति को शॉक नहीं लगेगा? क्या पति का जो मेंटल बैलेंस है वो इम्बैलेंस नहीं हो जाएगा? और अपनी शर्तों को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए पत्नी तरह तरह से पति को तंग करे, पति से मैरिटल रिलेशन बनाने से इनकार कर दे। जो भी संबंध पति पत्नी के बीच में रहते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, सबसे वो कट कर दे पति को। इसी के साथ साथ पति का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, पति के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि पति ने पत्नी की डिमांड्स, पत्नी की अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं मानी। पत्नी पति के ऊपर झूठे केस करने के लिए तैयार है। पत्नी धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो मैं तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार वालों के ऊपर झूठी एफआईआर, झूठे केस कर दूंगी। तो ऐसे में परिवार का माहौल खराब होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि पति कब तक अपना अपमान और बेइज्जती सहेगा। जो माइनर बच्चा है उसको भी वो सिखाती है, पढ़ाती है, ताकि वो अपने पिता से अलग हो जाए, पिता के बारे में नेगेटिव सोचे। पत्नी जब मायके चली जाती है तो उसे बच्चे से मिलने नहीं देती है। पत्नी मायके चली जाती है तो कई कई महीने वापस नहीं आती है। पति रिक्वेस्ट करता रह जाता है। पति को लास्ट में जाकर के पंचायत करनी पड़ती है, तब जाकर के पत्नी वापस आती हैं। और ये सिलसिला एक बार नहीं कई बार होने लग जाए तो पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, क्या ये सभी रीजंस, क्या ये सभी आधार डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर पत्नी ने जॉइंट फैमिली में रहने से इनकार कर दिया। पति को छोड़ करके पत्नी बार बार अपने मायके चली जाती थी, कई कई महीने वो मायके में रहती थी। पति के बार बार बुलाने पर भी वापस नहीं आती थी। पत्नी की नज़र पति की संपत्ति पर भी थी। पत्नी चाहती थी कि पति उसकी संपत्ति पत्नी के नाम कर दे, जो कि पति नहीं कर रहा था। और इस कारण से पत्नी पति के ऊपर तरह तरह से अत्याचार करने लग गई। पति के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन या इमोशनल रिलेशन पत्नी ने कायम नहीं किया या छोड़ दिया एक पॉइंट पर जाकर के। पति को बार बार गाली गलौज करती थी, पति के साथ मार पिटाई करती थी, पति के माता पिता के साथ मार पिटाई करती थी। तो दोस्तों, ये जब केस ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या पति को जस्टिस दिया? क्या हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी ने पति के ऊपर क्रूएल्टी करी है? पति के पास एक रीजनेबल ग्राउंड है कि वो पत्नी को छोड़ सकता है, पत्नी को डाइवोर्स दे सकता है? या फिर ये सभी ग्राउंड्स क्रूएल्टी के दायरे में नहीं आते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही केस के ऊपर बात करेंगे, ऐसी लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सभी आधार एक पति को अपनी पत्नी से डाइवोर्स दिला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 1990 में होती है और 7 साल के बाद उनके घर एक बेटा भी पैदा होता है। दोस्तों, सन 2008 में पति अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल करता है। देखिए, डाइवोर्स केस को जो फाइल करने का आधार था वो था क्रूएल्टी बाय द वाइफ, यानी कि पति का कहना था कि पत्नी उस पर लगातार मेंटल और फिजिकल क्रूएल्टी कर रही है। दोस्तों, पति के जो मेन एलिगेशन थे पत्नी के खिलाफ वो ये थे कि उसके हिसाब से पत्नी जॉइंट फैमिली में रहना ही नहीं चाहती है,
पत्नी ने ज्वाइंट फैमिली में यानी कि पति के इन-लॉज के साथ रहने से इनकार कर दिया। पत्नी शादी के 1 साल के बाद ही बार बार अपने मायके जाने लगी थी और साल में वो कुछ दिन नहीं बल्कि कई कई महीने, कई बार तो 7-8 महीने तक मायके में रहती थी, वापस आने का नाम ही नहीं लेती थी। पति उसे बार बार बुलाने जाता था, पत्नी वापस नहीं आती थी। पति ने उसके पेरेंट्स से भी बात करी लेकिन वो भी उसे नहीं भेजते थे और अंत में पति को पंचायत करवानी पड़ती थी, तब जाकर के पत्नी मजबूरी में वापस आती थी। और दोस्तों, ये पंचायत करने का सिलसिला केवल एक बार नहीं था बल्कि जब भी पत्नी मायके जाती थी तब पति को पंचायत बुला करके अपनी पत्नी को वापस लाना पड़ता था। दोस्तों, मामला केवल पति को अपने परिवार वालों से अलग करने का ही नहीं था, पत्नी अपने पति की संपत्ति भी अपने नाम करवाना चाहती थी। इस करके पत्नी ने पति के ऊपर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव भी बनाया। दोस्तों, ऐसे में पत्नी की ये डिमांड बहुत ही अनरीजनेबल लग रही थी, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पति की है तो भी वो एक तरह से पत्नी और बच्चों को ही मिलेगी बाद में जाकर के, और अगर माता पिता की भी है तो वो प्रॉपर्टी भी जो पति है उसको मिलेगी और अल्टीमेटली बच्चों को और पत्नी को ही मिलेगी। तो ऐसे में पति के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट करना प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए ये बहुत ही अजीब है और बहुत ही मेंटल बैलेंस को इम्बैलेंस करने वाली चीज़ है। दोस्तों, जब पति ने अपनी संपत्ति को या अपने माता पिता की संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से मना कर दिया तो ऐसे में पत्नी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पत्नी ने उसे और तरीकों से तंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि पति ने उसकी बात नहीं मानी तो पत्नी ने हर तरह के मैरिटल रिलेशन से ब्रेकअप कर दिया, यानी कि जो भी इमोशनल एक रिलेशनशिप होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, वो सभी पत्नी ने निभाने बंद कर दिए। पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी, वो भी पत्नी ने बंद कर दिया। इसके अलावा पति की हर जगह पर डिसरिस्पेक्ट करती थी, पति के साथ गाली गलौज करती थी, उसके परिवार वालों को गालियां देती थी और एक पॉइंट तो ऐसा आया जहां पर पत्नी ने पति के ऊपर चप्पल दे मारी, पति की इतनी डिसरिस्पेक्ट कर दी। इसके अलावा ये एक आम बात थी कि पत्नी पति के ऊपर घर का सामान देकर के फेंकती थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, पत्नी ने पति की माँ को भी थप्पड़ मारा, जो कि पति के लिए और उसकी माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था। मेंटल क्रूअल्टी के साथ साथ फिजिकल क्रूअल्टी भी थी। पत्नी ने पति को धमकी तक दे दी कि वो उसे झूठे केसों में फंसा देगी, झूठी एफआईआर पति और उसके परिवार वालों पर दर्ज करा देगी। पत्नी पब्लिक प्लेसेस पर भी पति का अपमान करती थी, उसे कई बार नामर्द या नपुंसक कह करके संबोधित करती थी और मोहल्ले और रिश्तेदारों के सामने भी पति के साथ अपमानजनक बातें करती थी। दोस्तों, ऐसे एलिगेशन लगा करके पति के द्वारा डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई और पति का कहना था कि पत्नी ने उस पर फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी की है, इस करके उसे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। दोस्तों, जैसे ही पति ने सन 2008 में डाइवोर्स का केस फाइल किया, उसके तुरंत बाद ही सन 2009 में पत्नी ने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। और दोस्तों, एक नहीं बल्कि 3 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तीनों ही 498 से रिलेटेड थी, लेकिन उन सभी सेक्शंस को अलग अलग करके 3 एफआईआर बनाई गई थी, जिसमें एक आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन की भी एफआईआर थी, 498 की एफआईआर थी और 506 आईपीसी की एफआईआर थी। तो इस तरह से पत्नी ने जो कहा था कि वो पति के ऊपर झूठे केस कर देगी, झूठी एफआईआर करा देगी, ऐसा पत्नी ने कर दिया। वो भी कब? जब पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था। दोस्तों, पति का एक आरोप ये भी था कि पत्नी उसे अपने ही बच्चे से दूर कर रही थी। पत्नी मायके चली जाती थी तो उसे बच्चे से बात नहीं करने देती थी, मिलने नहीं देती थी। और जब सन 2008 पति के द्वारा डाइवोर्स केस फाइल किया गया तो उसके बाद पत्नी ने किसी भी तरह का लिंक बच्चे और पिता के बीच में नहीं रखा, बल्कि बच्चे को वो गलत सिखाती थी, पढ़ाती थी, ताकि बच्चा अपने पिता से नफरत करे, यहाँ तक कि मिलने तक भी उसका मन ना करे। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के सामने जब एविडेंस रखा गया तो पति के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे पति ने वो साबित कर दिए। क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए थे, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। तो ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा एविडेंस के बेसिस पर ये मानना था कि पति के द्वारा जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं पति ने उसे साबित कर दिया है, प्रूव कर दिया है। पत्नी के द्वारा न केवल फिजिकल क्रूअल्टी की गई थी बल्कि मेंटल क्रूअल्टी भी की गई थी, और इतनी क्रूअल्टी
किसी भी एक पति के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए काफ़ी है कि वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है, तलाक ले सकता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि पति और उसके परिवार वाले उससे दहेज की मांग करते थे और दहेज के कारण ही पत्नी के ऊपर अत्याचार करते थे, प्रताड़ना करते थे। यानी कि पत्नी ने जो भी आरोप पति की ने लगाए थे उसके उलट जाकर के पति और उसके परिवार वालों पर आरोप लगा दिए। उसका कहना था कि पति और ससुराल वाले 5 लाख रुपए की डिमांड करते थे, वो भी घर बनाने के लिए, और पैसे नहीं देने पर पत्नी के साथ मारपीट करते थे, उस पर अत्याचार करते थे। इसके अलावा पत्नी का ये भी कहना था कि जब बेटे का जन्म हुआ तो उस समय जो भी खर्चा हुआ वो खर्चा उसके पेरेंट्स ने यानी कि मायके वालों ने उठाया। पति ने या उसके परिवार वालों ने डिलीवरी के समय या अन्य खर्चों का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। एक तरह से पत्नी का ये कहना था कि पति अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को मेंटेन नहीं कर रहा था। पत्नी का एक आरोप ये भी था कि पति शराब पीता था, उसके पिता भी शराब पीते थे और सभी मिलकर के पत्नी के साथ गाली गलौज करते थे और पत्नी के साथ मारपीट करते थे। कई बारी तो पति ने पत्नी को उसके ससुराल से यानी कि अपने मैट्रिमोनियल होम से निकालने की भी कोशिश की और पति उसके स्किन टोन को लेकर के, स्किन कलर को लेकर के रिमार्क्स भी पास करता था जो कि पत्नी को बहुत ही गलत लगते थे। दोस्तों, पत्नी का ये भी कहना था कि उसने जो एफआईआर करवाई है वो बिल्कुल जेन्युइन है, किसी भी तरह के झूठे आरोप उसमें नहीं दिए गए हैं। 2008 में पति, सास ससुर और जेठ जेठानी उसके कमरे में घुसे और कमरे में घुस करके उसके साथ छेड़छाड़ करी और उसके साथ मारपिटाई भी करी। इसी तरह सन 2009 में भी उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी बेइज्जती की गई और तब भी पत्नी के साथ मारपिटाई करी। इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में उसने पुलिस चौकी में शिकायत दी थी और पंचायत में भी शिकायत दी थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई पति या उसके परिवार वालों पर नहीं हुई। ऐसे में पत्नी ने मजबूरन 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपनी प्राइवेट कंप्लेंट दी, तब जाकर के पति और उसके परिवार वालों पर एफआईआर दर्ज हुई। लेन देन को लेकर भी पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए उधार दिए गए थे पत्नी के माता पिता के द्वारा, लेकिन पति ने उसे लौटाने से इनकार ही कर दिया है। बल्कि लौटाने की बात करो तो पति धमकी देता है मारने की, घर से बाहर निकालने की। दोस्तों, अब जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस केस में अपने क्या पॉइंट्स दिए, क्या ऑब्जर्वेशन दी। देखिए, हाई कोर्ट का कहना था कि मेंटल क्रूअल्टी को किसी भी तरह से किसी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले में नहीं डाला जा सकता। ये केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। हाई कोर्ट का मानना था कि लगातार अगर मैरिटल इंटीमेसी से इनकार किया जाए, मैरिटल इंटीमेसी मतलब कि पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, तो इस तरह के मैरिटल इंटीमेसी से अगर पत्नी के द्वारा इनकार किया जाता है तो ये मेंटल क्रूअल्टी में आएगा। इसी तरह अगर पत्नी पति के लिए अब्यूजिव कंडक्ट रखती है, पति के ऊपर बार बार गाली गलौज करती है, उसकी बेइज्जती करती है, उसका अपमान करती है, उसे बार बार पब्लिकली उसको नामर्द कहती है, तो ये भी मेंटल क्रूअल्टी के दायरे में आएगा। इसी तरह अगर पत्नी पति के ऊपर या पति के परिवार वालों के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाती है, फॉल्स एफआईआर दर्ज कराती है, या फिर पति के द्वारा केस फाइल किया जाता है, उसके काउंटर ब्लास्ट में पत्नी फॉल्स एलिगेशन लगाती है, तो ये फॉल्स एलिगेशन भी पति के ऊपर क्रूअल्टी माने जाएंगे। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पत्नी पेरेंटल एलियनेशन करती है, यानी कि बच्चे को पति से दूर करने की कोशिश करती है, बच्चे को सिखाती है, पढ़ाती है ताकि बच्चा अपने पिता से मिलने तक ना जाए, उसका मन जो है पिता से हट जाए, तो ये जो है पिता के ऊपर मेंटल क्रूअल्टी मानी जाएगी जो कि पत्नी कर रही है। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को हाई कोर्ट ने एविडेंस के थ्रू भी सपोर्ट किया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सन 2008 में पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया था और ऐसा नहीं था कि डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद पत्नी अपने मायके चली गई थी। सन 2008 से सन 2016 तक पति पत्नी एक ही घर में रह रहे थे, लेकिन उनमें किसी भी तरह की कोई मैरिटल इंटीमेसी नहीं थी। और ये बात तब साबित हुई जब पत्नी ने अपने ही क्रॉस एग्जामिनेशन में ये खुद माना, एडमिट किया कि सन 2008 से पति के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं है।
यानी कि किसी भी तरह का इंटीमेसी, मैरिटल इंटीमेसी पति पत्नी के बीच में नहीं थी, भले ही 2008 से 16 तक वो एक साथ थे। इसी के साथ ही जो करवा चौथ का व्रत होता है, जो कि पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, वो भी पत्नी ने लास्ट में सन 2008 में रखा था। 2008 से लेकर के बाद तक, 16 तक या उसके बाद पत्नी ने कभी भी अपने पति के लिए कोई भी व्रत नहीं रखा। यानी कि दोनों एक साथ रह रहे थे, ये पत्नी ने एडमिट किया, और पत्नी ने कभी भी कोई मैरिटल इंटीमेसी नहीं करी, कभी कोई व्रत नहीं रखा, ये भी पत्नी ने एडमिट कर लिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि पति पत्नी के बीच में मैरिटल इंटीमेसी होना, सेक्सुअल रिलेशनशिप होना मैरिज की फाउंडेशन है, और बिना किसी कारण के लंबे समय तक इस चीज़ का इनकार करना ये पति के ऊपर मेंटल क्रूएल्टी माना जाएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट से कि जैसे ही पति के द्वारा डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, उसके बाद पत्नी के द्वारा लगातार 3 एफआईआर पति और उसके परिवार वालों पर फाइल की गई। ऐसे में हाईकोर्ट का कहना था, क्योंकि ये सभी कंप्लेंट्स पति के डाइवोर्स केस के बाद डाली गई थी, ऐसे में इसकी जेन्युइननेस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। कोर्ट का ये मानना था कि ये सभी एफआईआर काउंटर ब्लास्ट के लिए पति के ऊपर या उसके परिवार वालों के ऊपर फाइल की गई हैं। इसी तरह हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि बच्चे को एक पेरेंट से दूर करना एक बहुत ही सीरियस मेंटल क्रूएल्टी है। अपनी गवाही में पति ने बताया कि पत्नी उसे बेटे से मिलने नहीं देती थी, पति पूरी कोशिश करता था, इवन कोर्ट विजिटेशन के ऑर्डर भी मिले थे, लेकिन तब भी पत्नी उसे बच्चे से मिलने नहीं देती थी, और आखिरकार पति ने मिलना बंद कर दिया, क्योंकि अब बच्चा एलिनिएट हो चुका था, बच्चे का माइंड वॉश हो चुका था, जो कि पत्नी ने किया था। दोस्तों, इसी तरह पत्नी का इनडिफरेंस टुवर्ड्स द इन-लॉज को बार बार अपमान करना, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, ये सभी चीज़ें मेंटल क्रूएल्टी के दायरे में आएंगी। जब पत्नी से ये क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि क्या उसे सास की बीमारी के बारे में पता है, सास कौन सी बीमारी से पीड़ित है, या सास को ये बीमारी है, तो ऐसे में पत्नी ने इस जानकारी होने के बारे में मना कर दिया कि उसे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि सास को क्या प्रॉब्लम है, किस बीमारी से वो पीड़ित है। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक फैमिली के बारे में, अपने इन-लॉज के बारे में इनडिफरेंट एटीट्यूड रखना, अप्रोच रखना, तो ये भी पत्नी के द्वारा मेंटल क्रूएल्टी मानी जाएगी। दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को रिजेक्ट किया गया, और फैमिली कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था, जो कि पति के हक में था, जहां पर फैमिली कोर्ट ने माना था कि वाकई में पत्नी ने पति के ऊपर फिजिकल और मेंटल क्रूएल्टी की है, हाई कोर्ट ने उसे बिल्कुल ठीक माना और उसे ही अपहेल्ड किया। यानी कि पति और पत्नी का डाइवोर्स सही हुआ था, और हाई कोर्ट ने भी उस डाइवोर्स पर अपनी मोहर लगा दी। तो दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने केस के फैक्ट के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।